नमस्कार, आप देख रहे हैं चक्रव्यूह मेरे साथ और इस बार हमारे सवालों के चक्रव्यूह में है हरियाणा की डिप्टी स्पीकर संतोष यादव। आपका स्वागत है जी। सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी क्योंकि एक अरसे बाद महिला डिप्टी स्पीकर मिली है प्रदेश को, किस तरह से देखती हैं आप ये? महिला को सम्मान दिया गया है और पहले भी महिलाएं स्पीकर भी रही हैं, डिप्टी स्पीकर भी रही हैं। तो गवर्नमेंट ने और हमारे पूरे सदन ने महिला को सम्मान दिया है और मैं अच्छा महसूस करती हूँ। सम्मान भी दिया है या पावर भी दी है कुछ करने की, और क्या क्या कहेंगी आप? डिप्टी स्पीकर का पद संवैधानिक होता है। हाँ। तो संविधान के अनुसार जो हमारे पास पावर आती है वो हमारे पास पावर है और उनका हम इस्तेमाल भी करते हैं। अच्छा, आपको अंदेशा था कि आपको ये पोजीशन मिलने वाली है या फिर समीकरण उस मौजूदा हालात में ऐसे बने कि जहां सरकार ने उचित समझा वो पद ये दिया है? नहीं नहीं नहीं, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है संतोष जी। मेरा सवाल ये है कि आपको अंदेशा था कि आपको ये पद मिलेगा या फिर उस वक्त मौजूदा हालात में समीकरण कुछ ऐसे मिले तो आपके लिए भी ये एक सरप्राइज था कि आपको डिप्टी स्पीकर बना दिया गया? नहीं, मैं राजनीतिक जीवन में थी और लंबे अरसे से थी। हाँ। और मैंने चुनाव भी बड़े ही थोड़े मार्जिन से हारे हैं। एक चुनाव 813 वोट से जो बीजेपी के टिकट पर इससे पहले जो लड़ा था 813 वोट से हारी, और पहला चुनाव 324 वोट से मैं हारी थी। तो हो सकता है सरकार ने समझा होगा कि राजनीतिक जीवन में लंबे अरसे से है, इनको कहीं ना कहीं जो इनके उचित हो वो किया जाए, तो यही होगा। मैंने तो अपने आप में तो कुछ नहीं सोचा। मतलब आपने जोर नहीं लगाया कि आपको सरकार में कहीं जगह मिलनी चाहिए? नहीं, ये तो राजनीतिक जीवन है और राजनीतिक जीवन है कि तो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी तो हैं। महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं और हर व्यक्ति जो राजनीति में आता है कि अपना रोल किस तरह से बढ़िया पब्लिक की सेवा में कर सके, यही वो रहता है। और इसमें जो भी उचित हुआ वो ठीक हुआ। आप खुश हैं इससे? मैं ठीक हूँ। जो मेरे को रोल और खुश में दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है तो चलिए कुछ मिल गया तो चलिए ठीक रोल है, अदा करने की खुश है तो यानी कि आप बहुत खुश हैं। ये तो मैं क्या समझूं? खुश होना और ये पर्सनल भावनाओं पर कौन किसको कैसे लेता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप कैसे लेती हैं? मैं तो वो जो मेरे को, मैं ये लेती हूँ कि जो मेरे को रोल दिया गया है वो बढ़िया ढंग से परिपूर्ण हो, तो इसमें मेरे को अच्छी खुशी होगी। हाँ, चलिए, बहुत डिप्लोमेटिक जवाब है ये मेरे सीधे सवाल का सीधा जवाब नहीं है। विधानसभा में नहीं है कि आपको सोच के अपनी पावर का इस्तेमाल करना, कम से कम यहाँ तो बेबाक तरीके से आप बोल ही सकती हैं। मैं पूर्ण रूप से बेबाक तरीके से बोल रही हूँ कि जो रोल मुझे मिला है वो अच्छी बखूबी मैं निभाऊं तो मुझे प्रसन्नता। रोल तो अपना सभी को बखूबी निभाना है, इस रोल को निभाते मेरा निराश का प्रसन्न का कोई वो इसमें वो नहीं है। यानी आप अपनी खुशी को कहीं नहीं देखती हैं। जो रोल मुझे मिला है वो अच्छी तरह से निभे, उसी में मेरी खुशी है। अच्छा, तो रोल अच्छे से निभा रही हैं आप, इसमें खुश हैं? मैं अच्छी तरह से सोचती हूँ और मैं सलाह भी लेती हूँ कि मैं अपने रोल को किस तरह से पुराने साथियों से, चाहे वो कोई भी हो, इस में जो विशेषज्ञ हैं उनसे मैं विधानसभा में बैठने से पहले सेशन के स्टार्टिंग में मैं खुद भी पढ़ती हूँ और सीखने की कोशिश करती हूँ। लेकिन राजनीतिक गलियारों में तो ऐसी चर्चा थी कि आपका कार्ड इसलिए चल गया क्योंकि उस वक्त रीशफलिंग हो रही थी और दक्षिण हरियाणा को भी मतलब राव इंद्रजीत का दबाव था कि कुछ इधर से रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, तो इस वजह से आपको ये मौका मिला, ऐसा आप मानती हैं?
सभी तरह की संभावनाएं होती हैं। जो सरकार चलाते हैं उनको सारे कोने भी देखने पड़ते हैं, सारी बातें देखनी पड़ती हैं, सारा समीकरण भी देखना पड़ता है, महिलाओं की भागीदारी भी देखनी पड़ती है। और हो सकता है क्योंकि मैं उस चेयर पर नहीं हूँ कि मैं ये विचार करती। नहीं, आपको विचार थोड़ी करना था, आपके लिए तो विचार हो गया। स्कोर किसी ने सेटल किए, किसी ने कोई कार्ड चला, किसी ने कोई चला। ये हो सकता है ये सरकार में जो बैठे, जो चला रहे हैं, चीफ मिनिस्टर है और उनके साथी हैं, वो अपने नजरिए से उनको जो उचित लगा होगा वो किया। नहीं, लेकिन ऐसी चर्चाएं थी तो आप इनसे इनकार तो नहीं करती कि ये दबाव था कि दक्षिण हरियाणा से रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए दोबारा, जब रीशफलिंग हो रही थी कैबिनेट में, तो उस दौरान मतलब रीशफलिंग कब हुई है? मतलब कि जब एक्सपेंशन हो रही थी, एक्सपेंशन होती है तो हर विधायक जो पार्टी के हैं 47 और इंडिपेंडेंट्स जिन्होंने समर्थन दिया हुआ है, बीएसपी का भी कैंडिडेट है, तो सबकी आकांक्षाएं रहती है कि कौन से सीपीएस बनेगा, कौन से डिप्टी स्पीकर बनेगा। तो ये तो सब अपने अपने लोगों को एडजस्ट कराने की कोशिश करते हैं। ये होली सोली चीफ मिनिस्टर का डिस्क्रिप्शन रहता है कि वो अपने गवर्नमेंट को कैसे चलाए और किस तरह से प्रभावशाली उनकी सरकार चले। तो ये सोचने का विषय उनका था, ना कि मेरा। लेकिन कार्ड तो आपका चल गया। चलिए, अच्छा ये बताइए कि ये कहा जाता है कि फलाना राव इंद्रजीत के गुट का है, कोई राव नरबीर के करीबी है। आप खुद को किसी गुट में मानती हैं या फिर? मैं भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी स्पीकर का तो ओहदा है, नहीं, वो तो बिल्कुल अलग हो गया। हाँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता रही हूँ। हाँ। तो इसमें कौन सा गुट, क्या गुट, क्योंकि मैं तो बहुत पुरानी चली आ रही हूँ। और मैंने जैसे पहले बताया कि बहुत कम मार्जिन से हारी हूँ। पक्ष विपक्ष का मुझे पूरा अच्छे तरह से लड़ाई लड़ी है। जी। तो भारतीय जनता पार्टी में अपनी लड़ाई अपनी वजूद के लिए लड़नी पड़ी आपको? नहीं, अपने वजूद के लिए तो मैंने कहा ना कि जो सरकार चलाता है वो सारे कैंडिडेट्स में से ये देखता है कि मुझे कौन सा कहाँ फिट करना है ताकि सरकार ढंग से चले। सरकार ढंग से चले या नंबर्स हर जगह से रिप्रेजेंटेशन बैलेंस हो जाए ताकि वोटर्स खुश रहे। जी, वही बात हुई। जी। अच्छा, आप अटेली से विधायक हैं, लेकिन वहाँ पर अगर हम विकास की बात करें तो वहाँ के विकास को किस नज़र से देखेंगी आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने मेरे से पहले भी अनिल ने कई बार इंटरव्यू किए हैं और इससे पहले इतने गड्ढे थे और मैंने डिप्टी स्पीकर बनने से पहले विधानसभा में भी क्वेश्चंस उठाए थे कि हमारे 10 साल से कोई सड़क के ऊपर रोड़ी कंकर कोई नहीं लगा हुआ है और इतने भारी गड्ढे हैं कि लोगों की रीढ़ की हड्डियां भी टूटी हैं। तो अब सड़क बन रही है और चीफ मिनिस्टर ने 50 करोड़ रुपए सड़क के लिए सीएम अनाउंसमेंट किया था और मैं सोचती हूँ कि हल्के में कम से कम भी 100 करोड़ रुपए की सड़कों का कार्य चल रहा है। और 3 हर्बल पार्क बन चुके हैं और फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस भी लगभग कंप्लीशन के ऊपर है। इसके अलावा महिला कॉलेज अटेली क्लासेस शुरू हो गई हैं। 12 करोड़ रुपए बिल्डिंग का बजट आ चुका है और शिलान्यास की तैयारी में है कि अगले महीने तक कब शिलान्यास होता है। इसी तरह से एक सुंदरे गांव है मेरे हलके का, वहाँ वेजिटेबल एक्सेलेंस सेंटर के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर हो गए हैं और वो भी शिलान्यास मैं चीफ मिनिस्टर से बात की है, अगले महीने तक उसका भी उद्घाटन करवाएंगे। 16 करोड़ रुपए की लागत से अटेली से और खेड़ी एक गांव है, बॉर्डर को टच करता है, उसकी सड़क की
रेजिंग और बनाने के लिए 16 करोड़ रुपए हैं और वो सड़क जारी है। इसी तरह से 1 करोड़ 27 लाख की लागत से सेलंग से और धनुंदा की सड़क हो रही तो है। आपके कहने का ये मतलब है कि पहले अटेली में कोई विकास हुआ ही नहीं आज तक? मुझे नहीं लगता कि विकास हुआ है। और इसी तरह से म्युनिसिपल उसका सचिवालय का है उद्घाटन होना है, खेल स्टेडियम और अनाज मंडी, सब्जी मंडी, ये सारे कार्य प्रोसेस में हैं। और मुझे लगता है कि अब आने वाले 2 महीनों में मैं सारे ये शिलान्यास करवा लूँगी। वो सिर्फ शिलान्यास ही होंगे या फिर आगे काम भी उतनी ही रफ्तार से पूरा होगा? मैडम मैंने बताया ना 12 करोड़ रुपए मंजूर हो चुके हैं। और ये हमारी सरकार बनने के बाद पहले अब की बार सेशन भी शुरू है मैडम। लड़कियों का अलग से हमने कॉलेज शुरू कर रखा है। और मैंने बताया कि फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस कंप्लीशन के ऊपर है, 3 हर्बल पार्क बन चुके हैं। तो काम अच्छा, तो हो रहा। आपके यहाँ के स्कूलों की हमारे पास रिपोर्ट आई थी कि वहाँ के स्कूलों का रिजल्ट भी काफ़ी बुरा रहा है। तो एजुकेशन और स्कूलों के हालात के बारे में क्या कहेंगे आप? हमारा एजुकेशन मिनिस्टर और सरकार है स्कूलों की काफ़ी चिंतित है और प्रोग्रेस उन्होंने की है कि नैतिक शिक्षा के ऊपर भी बल दिया है। और हर एक हलके से स्कूल अपग्रेडेशन के लिए नाम भी मांगे हैं, जिसमें विधायक चाहता हो सभी से मांगे हैं कि कहाँ ज़रूरत है, क्योंकि फिजिकली वो ज़्यादा जानते हैं कि कहाँ ज़रूरत है। और लड़कियों के लिए लड़कियां ढंग से स्कूल में आए, उनके लिए बस भी फ्री कर रहे हैं लड़कियों के लिए। नहीं, आपको अलग से आपको ये अंदाजा है कि आपके स्कूलों के आपके उस इलाके के कितने स्कूलों का रिजल्ट 0 आया था? और क्या वजह है कि क्या वहाँ टीचर्स नहीं है या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है या फिर क्या कारण है? कुछ अंदाजा है आपको? मैडम पूरा जैसे पहले वो ही नहीं होते थे, आउटसोर्सिंग पर ज़्यादा डिपेंडेंट थे, जैसे कांग्रेस से हमें विरासत में मिला। नहीं, ये आउटसोर्सिंग के ऊपर जैसे बहुत आसान लेकिन है, वो तो हो चुका। हाँ। इसके ऊपर मैडम लगातार इस जो सेशन शुरू होगा उसमें स्कूल भी अपग्रेड होंगे और हो सकता है तब तक भर्तियां भी हो जाएं। टीचर्स की कमी है, ये मैं मानती हूँ। अटेली और नांगल चौधरी के मैं आपको बता दूं 7 स्कूलों का रिजल्ट 0 रहा है और ये अपने आप में बड़ी बात है। ओवरऑल हरियाणा में बहुत सारे स्कूलों का रिजल्ट 0 रहा, लेकिन नांगल चौधरी और अटेली के 7 स्कूलों का रिजल्ट 0 रहा, जो रिपोर्ट हमारे पास है। तो यकीनन आपकी प्राथमिकता तो स्कूल और एजुकेशन बहुत होनी चाहिए, क्योंकि बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं आप। तो अगर स्कूलों का रिजल्ट 0 है, इसको बेटर करने के लिए आप अपने हल्के में क्या आपकी प्रायोरिटीज हैं, क्या आप ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? मैडम सबसे ज्यादा तो ध्यान हमें देना है और सरकार भी देगी कि इस सेशन में भर्ती हो जाएं टीचर्स और उनको अच्छे टीचर्स मिल जाएं स्कूलों को और स्टाफ मिल जाए और नैतिक शिक्षा के ऊपर वो बल दे रहे हैं। तो ये सारा हो जाए और करने की कोशिश में तो एजुकेशन ठीक होगी। हम भी प्रायोरिटी वाइज जो डीओ बीओज होंगे उनसे काम लेंगे और पूरा चेकिंग सिस्टम कर कर और उनको सुधार पर पटरी लेकर आएंगे। और मुझे पूरा आशा है और मैं विश्वास भी करती हूँ कि अगली बार का जो रिजल्ट आएगा वो इस तरह से नहीं आएगा। नहीं, नैतिक शिक्षा से रिजल्ट का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, एजुकेशन का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक ठीक नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि नैतिक शिक्षा से आप किसी का आचरण तो सही कर सकते हैं, लेकिन आप स्कूलों के रिजल्ट को आप 0 से 10 पर ले आएंगे वो नहीं है, जब तक कि उनमें पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर या टीचर्स या फिर फैसिलिटीज नहीं होंगी। मैडम ये सारे जुड़े हुए हैं, आचरण भी उसका ही एक पार्ट है। अगर आचरण ठीक हो जाता है, बच्चे को भी समझ में आ जाता है कि माँ बाप ने तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा है और बड़ी मुश्किल से स्कूल में की वो फीस अदा करते हैं,
या स्कूल से भेजते हैं तो उनका आचरण भी ठीक होगा, बच्चे भी पढ़ाई करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं मानती हूँ कमी रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए हम पूरा काम करेंगे। अच्छा बताओ डिप्टी स्पीकर, आप क्या सोचती हैं कि क्या और बेहतर आप कर सकती हैं, या फिर आपकी प्रायोरिटी है, या फिर आप जो अभी स्टडी कर रही हैं, या फिर आप खुद को प्रिपेयर करती हैं कि और क्या बेटर हो सकता है कि जो सेशन है वो सुचारू रूप से बेहतर ढंग से और बेहतर ढंग से चल सके? मैडम, इसके लिए प्रयास लगातार जारी हैं। अभी स्पीकर डिप्टी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस भी गुजरात में हुई है पिछले 15 दिन पहले, और उसमें ये मुद्दा हमारे पार्लियामेंट से लोकसभा में स्पीकर मैडम सुमित्रा महाजन ने उठाया कि कम से कम हर विधानसभा में 60 सीटिंग होनी चाहिए, और वो सभी स्पीकर डिप्टी स्पीकर ने आज की ज़रूरत और इसको ढंग से चलाने के लिए ज़्यादा पार्टिसिपेशन, हर व्यक्ति की वो पार्टिसिपेशन हो सके। नए कैंडिडेट्स का आपने हल्के के बारे में, अपनी बातों के बारे में, मुद्दे के बारे में अच्छा पार्टिसिपेशन हो सके, तो इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। और मैं बताना चाहूँगी कि 25 साल के बाद पहली बार 3 बार सेशन हुए हैं, और सीटिंग के बारे में पहले जो सीटिंग थी 12 सीटिंग के ऊपर आ गया था, अब की बार हमने 22 सीटिंग, 21 या 22 सीटिंग हमने की हैं, और हम नेक्स्ट सेशन से इसको आगे और लेकर जाने की हमारी वो है। हम सभी एमएलएज को कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश अपना है, हेल्दी पार्टिसिपेशन, कोई भी मुद्दा हो हेल्दी पार्टिसिपेशन हो, ताकि ये अवरुद्ध वाला काम हम छोड़कर हेल्दी पार्टिसिपेशन पर चलेंगे तो प्रदेश का भला होगा। हर मुद्दे पर हम चाहते हैं कि बहस हो, और इसी बात को लेकर हम सेशन को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, इसको लंबा करने का कार्य करेंगे। पार्टिसिपेशन के बारे में बात हुई कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सवाल ही नहीं पूछते हैं, बिल्कुल डेड उनका पार्टिसिपेशन रहता है। तो ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए, या फिर उनको ये ज़्यादा बताने के लिए कि आपकी पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है, कुछ इस तरह की बात हो रही है? हमने रिफ्रेशमेंट कोर्स भी किए थे पीछे, 3 हमने रिफ्रेशमेंट कोर्स किए, ताकि नए जो एमएलएज हैं वो अपनी भूमिका भी जान सके, और क्या क्या यहाँ सदन के माध्यम से क्या क्या बात हो सकती है। कमेटीज हैं, वो एक तरह का मिनी हाउस है, वो उसमें फ्रीक्वेंटली वो बात कर सकें, कमेटियों में अच्छा पार्टिसिपेशन हो सके। इस बारे में हमने पीछे भी रिफ्रेशमेंट कोर्स किए थे, और हमारी इसको आगे भी हम रिफ्रेशमेंट कोर्स करेंगे, ताकि सारी बातें ढंग से हो सके, सीख सके। कोई भी इंसान है वो हर कदम पर सीखता है, परिपूर्ण कोई भी नहीं है। मैंने पहले आते ही आपको बताया कि मैं अपने पुराने साथियों से भी सीखने की कोशिश करती हूँ, मैं खुद भी पढ़ने की कोशिश करती हूँ। ऐसे सदन एक माध्यम है। जो हमारी डिमांड्स हैं हल्के की, एज ए विधायक के रूप में मैं बोल रही हूँ कि मेरा कॉलेज, महिला कॉलेज विधानसभा के दौरान ही पास हुआ। मैंने बखूबी लड़कियों की एजुकेशन के बारे में और उसकी अनिवार्यता के बारे में और अटेली कमी के बारे में बताया, तो वही मेरा अटेली कॉलेज है वो पास हो गया था। इसी तरह से एक सदन एक विधायक के लिए मंदिर है, और जहाँ वो उसकी पूजा है, लोगों की आवश्यकताओं को सदन में उठाए और वो लेकिन अच्छा बहुत बार सदन की मर्यादा को भी ठेस लगती है, जिस तरह से अंदर पक्ष या फिर विपक्ष के बीच की जो नोकझोंक है, या फिर वॉकआउट होना, इस हद तक चले जाना। आपको लगता है कि इन चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए? क्योंकि जब भी विधानसभा का सेशन होता है तो प्रदेश के लोगों को भी उम्मीद होती है, सबकी निगाहें उस पर होती हैं कि एक अच्छी जो गरिमा है उसको बरकरार रखना बेहद ज़रूरी है। मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा कि गरिमा, सदन की गरिमा रखना बहुत ज़रूरी है,
और हमारे स्पीकर डिप्टी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस गुजरात में भी ये मुद्दा उठा है। कुछ हम अपने बिहेवियर से और कुछ हमारे जो साथी हैं उनसे हम बात कर कर इस समस्या का सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, अभी बजट सेशन आने वाला है तो उसको लेकर क्या तैयारी चल रही है और कब तक उम्मीद की जा सकती है बजट सेशन की? बजट सेशन के मैडम कम से कम हम 15 के लगभग सीटिंग करना चाहते हैं जी, और हो सकता है एक दो कम बत्ती हो जाए, मैं बेबाक तरीके से बोल दिया। नहीं, वो तो अभी कोई डिसाइड भी नहीं किया है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी भी बैठेगी, सारा डिसाइड भी होगा। सीएम साहब से भी बात होंगी, लीडर अपोजिशन से, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से। तो अभी कोई इस तरह की बात हुई नहीं है। अब जल्दी ही 2-4 दिन में इसके ऊपर बात भी हो जाएगी। लेकिन हम स्पीकर साहब और मैं दोनों इस बात पर हैं कि सेशन थोड़ा लंबा चले, हेल्दी पार्टिसिपेशन हो। हम अपने विपक्ष के नेताओं से भी, दूसरे नेताओं से भी बात करते हैं कि हेल्दी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो कब तक एक्सपेक्टेड है बजट सेशन और इसको सुचारू रूप से चलाने की इस बार क्या प्लानिंग की गई है? बजट सेशन मार्च के फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है। मैंने बताया ना मैडम, अभी कोई बात नहीं हुई है और 1-2-3 दिन के अंदर हम बात करेंगे और जो डिसाइड होता है वो आपको बता दिया जाएगा। कोई खास स्ट्रेटजी इस बार या कोई खास प्लानिंग बजट सेशन को लेकर? नहीं, हमारा तो काम उसको सदन को चलाना है और हम बखूबी उसको चलाने का आपके सहयोग से कोशिश करेंगे। चलिए, इस पूरे कार्यकाल में आपने अपने लिए क्या प्रायोरिटी सेट की हैं बतौर विधायक और बतौर डिप्टी स्पीकर? विधायक के लिए तो मैडम मैं, क्योंकि एक ग्राउंड की कार्यकर्ता हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे हलके में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो और ताकि मैं लोगों को अच्छा रिप्रेजेंटेशन दे सकूं। और बतौर डिप्टी स्पीकर मैडम जो मेरे को रोल दिया गया है मैं उसको बखूबी निभा सकूं। चाहे इसके लिए मुझे आप जैसे साथियों से समझकर बूझकर सारी बातें मैं अपना रोल बढ़िया ढंग से निभा सकूं, यही प्रायोरिटी रहेगी। चलिए, बेहद शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और कितना बखूबी निभा पाएंगी ये 5 साल में अपना रोल और कितनी खुशी देगा इन्हें ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा, या फिर इसका फैसला हम हरियाणा की जनता पर छोड़ते हैं। लेंगे आपसे इजाजत। नमस्कार।